नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और बात करेंगे बजट से उम्मीदें पर। तो देश की करोड़ों निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी है, जो 1 फरवरी को देश का बजट पेश करने जा रही हैं। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि उम्मीदों का आईना होता है। महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं, किसान की आमदनी बढ़ेगी या सिर्फ वादे दोहराए जाएंगे, युवा को नौकरी का भरोसा मिलेगा या फिर नए सपनों का इंतजार बढ़ेगा। गृहस्थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, हर वर्ग आज इसी सवाल के साथ बजट की ओर देख रहा है। क्या इस बार बजट जिंदगी को थोड़ी राहत देगा या उम्मीदें फिर अगले साल तक टल जाएंगी? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। बजट से पहले देश भर में कारोबारी वर्ग और आम जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसी कड़ी में स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने राजधानी रायपुर में विभिन्न सेक्टर के कारोबारियों से खास चर्चा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने जा रही है और इस केंद्रीय बजट से आम लोगों को, व्यापारियों को, तमाम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हमारे साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के वाइस प्रेसिडेंट अमर परवानी जी हैं। उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे ओवरऑल किस तरह की उम्मीद है इस बार इस केंद्रीय बजट से और कुछ प्रस्ताव आप लोग क्या भेजे हैं सरकार को कि इन बातों को व्यापारियों की ओर से रखा जाए या उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। जी, हम लोग हर साल हमारी टीम पूरा बैठ के पूरे प्रदेश के व्यापारियों से सुझाव लेके, फिर जो हमारी टेक्निकल कमेटी की टीम है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, टैक्स कंसल्टेंट वो सब रहते हैं, बैठ के फिर एक खाका बना के हम लोग भेजते हैं और उसमें टेक्निकल सुझाव भी बहुत सारे रहते हैं। मैं आपको कॉपी शेयर करूंगा उसमें जो रहता है। लेकिन आप अगर देखेंगे पिछले बजट से लेके अभी तक आप देखेंगे, पिछले बजट में भी किसी ने नहीं सोचा था कि 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स की छूट हो जाएगी। उसके बाद लगातार आप देखेंगे आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा रहा है। इसके बाद अभी जीएसटी में कटौती आ गई। तो केंद्र सरकार जो है वो खुद चाह रही है कि पब्लिक का, आम आदमी का बाइंग कैपेसिटी बढ़े। बाइंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वो टैक्स दर को कैसे घटा सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे घटा सकते हैं, वो सब चीज में ऑलरेडी प्रयास चल रहा है। क्योंकि आप हिंदुस्तान आज के तारीख में 2047 का विजन और शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो तीसरी अर्थव्यवस्था के हिसाब से एक प्लान करके जा रहे हैं और उस लाइन में बराबर हम चलते आ रहे हैं। आप देखेंगे जीएसटी की कटौती के बाद भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है और 0.5 to 0.7% का जीडीपी ग्रोथ भी आया। तो इस बार भी हम लोग की पूरे टीम का एक सोच है कि इस बार भी जो फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करेगी कुछ ना कुछ आउट ऑफ बॉक्स आएगा। क्योंकि इसलिए आउट ऑफ बॉक्स आएगा जो कोई नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड की एक जो ग्लोबल ऑर्डर भी चेंज होने की बात हो रही है। आप देखेंगे डी डॉलराइजेशन हो रहा है, वो पूरा डॉलर के रेट जो ग्लोबल लेवल में कहाँ जा रहे हैं, सोना चांदी कहाँ जा रहा है, तो एक अलग टाइप का एक हो रहा। अभी यूरोप से ईयू जो अभी जो ट्रीटी हुई है तो पूरे विश्व की 25% आबादी, मतलब करीब हम लोग 140 लाख हैं और वो करीब 260 है, तो करीब 25% जो पॉपुलेशन है उसके बीच में एक समझौता हुआ है। तो आप देखेंगे यूरोपियन कंट्री जो यूरोपियन यूनियन में आ रहे हैं और जो हिंदुस्तान में आ रहे हैं, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बनने वाला है और बहुत मतलब अभी बहुत ड्रामेटिकली चेंज हो रहा है। हम लोग जो अभी भी चल रहे हैं ना, वो एक बॉक्स के अंदर ही प्ले कर रहे हैं। तो हम लोग जो मुख्य सुझाव हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है उसमें आपको बताना चाहूंगा। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अभी क्या हो रहा है आप देखेंगे, पूरे एफआईआई अपना पैसा निकाल के जा रहे हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेम के हिसाब से रहता है। अभी लॉन्ग टर्म में वो 12.5% है, शॉर्ट टर्म में 20% है। उसमें उनको सरकार को देखना चाहिए, कम करना चाहिए। इसके बाद जो कैपिटल गेन है आप देखेंगे जमीन लेन देन में नॉर्मली क्या होता है कि सरकारी रेट नॉर्मली ज्यादा होता है एक्चुअल लेन देन के, कहीं पे लेन देन ज्यादा होता है।
तो जो एक्चुअल लेन देन है उसके ऊपर कैपिटल गेन लगना चाहिए, ना कि राजस्व वाले मामले में राज्य सरकार का नियंत्रण रहता है कि केंद्र सरकार भी इसमें कुछ कर सकती है? इसमें इनकम टैक्स एंगल से वहां का रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, राज्यसभा का। जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे एक्चुअल हमारा लेन देन 100 रुपए का हो रहा है, लेकिन राजस्व विभाग ने यहाँ का 200 रुपए रेट रखा है, तो 200 रुपए के हिसाब से हम स्टाम्प ड्यूटी पटा देंगे, लेकिन लेन देन 100 रुपए का होगा। तो अभी केंद्र सरकार क्या करती है कि वो 200 रुपए के हिसाब से ही कैपिटल गेन मांगती है। तो हमारा बोलना है कि जो एक्चुअल लेन देन हुआ है उसके हिसाब से उनको लेना चाहिए। तीसरा, एक और छूट मिलती है कैपिटल गेन में, अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कैपिटल गेन में छूट मिल जाती है। अभी जो 2047 का जो हिंदुस्तान एक एम लेके चल रहा है, तो इसमें हमारा सबसे जरूरी है इन्वेस्टमेंट आना। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में खाली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। अगर मैं उद्योग के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या दुकान या कुछ और। एक आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया गया है हाल ही में वित्त मंत्री की ओर से, और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 से 8% के आसपास जो ग्रोथ रहेगा, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल। वो आप देखिए, अभी जो पिछला आप क्वार्टर देखे थे, वहां पे जो ग्रोथ आंकड़ा था, कुछ जो प्लान था वो 6.5 के आसपास था, वो करीब आधा से 0.5% ऊपर आया था। तो जो अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण है एकदम बराबर है, और जितने भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है वो भी हिंदुस्तान के ऊपर बहुत बैंकिंग कर रहे हैं ग्रोथ को लेके। छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाए तो क्या क्या ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जिससे अपन उम्मीद करें कि उसमें रिलैक्सेशन देने से यहाँ का जो मार्केट है उसमें ग्रोथ? देखिए एक स्टेट बजट की बात होती है, एक सेंट्रल बजट की बात होती है। सेंट्रल में जो स्टेट का लिए बेनिफिट है, हमारी रेलवे कनेक्टिविटी और इम्प्रूव होनी चाहिए। देखिए, व्यापार आज के तारीख कनेक्टिविटी के ऊपर से, रोड कनेक्टिविटी ऑलरेडी बेटर हो रही है हमारी, तो और इसमें और क्या बेटरमेंट कर सकते हैं, नंबर 2। नंबर 3, एयर कनेक्टिविटी अभी भी हमारी छूटी हुई है। जैसे अंबिकापुर इधर पूरा छूट जा रहा है, बस्तर हमारी रेगुलर नहीं हो रही है, रायपुर को हमारा पूरा इंफ्रा रेडी है, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनाउंस करना चाहिए, कार्गो हब करना चाहिए। अभी जो हम यूरोप का जो हमारा एग्रीमेंट है उसकी जब बात कर रहे थे, तो कार्गो हब होने से क्या होगा, हमारे पास छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम बहुत अच्छा हमारे यहाँ होता है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, हार्टिकल्चर बहुत अच्छा है। तो जो पेरिशेबल है, इसकी एक लाइफ होती है, उसमें यहाँ से जो एक्सपोर्ट होना चालू होगा, आप देखेंगे हरियाणा पंजाब से हार्टिकल्चर और फूड प्रोडक्ट बहुत एक्सपोर्ट होता है, वो यहाँ से हमको एक बहुत बड़ा एक हमको छत्तीसगढ़ के लिए वरदान होगा अगर ये कार्गो हब। और कार्गो हब भी हमारा पूरा इंफ्रा रेडी है, जो पुराना एयरपोर्ट था कार्गो को दे चुके, तो खाली इसका अनाउंसमेंट वाली बात है, ये होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ मेन स्ट्रीम में आएगा इससे। तो ये थे कैट के वाइस प्रेसिडेंट अमर परवानी जी, जिन्होंने काफी कुछ बातें कही और बड़ी डिटेल में बताया कि किस तरह से क्या क्या उम्मीद है और क्या। तो शासन भी खुद चाह रहा है कि भाई ऐसा सुविधाएं दें कि व्यापार खूब बढ़े, उद्योग खूब बढ़े, ताकि हम विश्व पटल पर आज जो 4थे नंबर पे भारत है वो 3रे नंबर पे आए, 2रे में आए, और 2047 तक 1 नंबर में भी आने की हमारी पूरी कोशिश जारी है। शासन भी चाह रहा है, माननीय मोदी जी भी चाहते हैं कि आए, और संभावना पूरी है कि आएगी ये, तो उसी के अनुसार हो रहा है। लेकिन आज जो है खाली टैक्सेशन का मैटर नहीं है, उसका जो तरीका है सब चीज़ों का, उसमें सुधार की ज़रूरत है। उसमें सुधार की कैसे ज़रूरत है, जैसे आपने छूट तो 12 लाख तक कर दिया है, लेकिन आप खरीदी बिक्री अगर करते हैं तो 50 लाख से अधिक अगर एक व्यापारी से खरीदी बिक्री करते हैं तो 0.1% का TDS लगता है। जबकि वो TDS हो सकता है, सामने वाले को जरूरत नहीं हो, रिफंड पूरा आता है, लेकिन पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पेपर वर्क के लिए उसको आपको करना चाहिए। दूसरा इंटरेस्ट का होता है, इंटरेस्ट अगर बैंक से आपको ब्याज मिल रहा है तो 50,000 के ऊपर TDS हो रहा है, जबकि आपको इधर 12 लाख तक की छूट है तो TDS होता है, फिर आपको वापसी हो जाए रिफंड मिलने वाला है। प्राइवेट पार्टी से किसी से इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर मिलता है तो फिर उसमें TDS हो रहा है। तो इसी प्रकार की जो बहुत सारी विसंगतियां हैं, इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा जरूरत है। एडवर्टाइजिंग सेक्टर के लिए ऐसा है कि जैसे अभी जो छोटे व्यापारी हैं वो एडवर्टाइजिंग करने से डरते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप आज भी देखिए कि एडवर्टाइजिंग में 18% GST लगता है, तो उनको एक कॉस्ट एक्स्ट्रा में बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस कॉस्ट को कम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अगर बढ़ रहा है तो एडवर्टाइजिंग फील्ड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और 18% जो GST अगर वो कम होगा ना, तो कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी हैं वो भी आकर के एडवर्टाइजिंग करेंगे, उनका भी बिजनेस बूस्ट होगा। और मैं युवा कैट का भी यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, तो उस हिसाब से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे जो आज छोटे MSME हैं, अगर वो बहुत सारे आज हैं जो कि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं,
अपने यहाँ से बाहर कहीं एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बट उनके लिए कोई ऐसा योजना भी नहीं है जो कि जैसे कम से कम आप 20 करोड़ तक की योजना दीजिए, ऋण गारंटी योजना है ना, जिससे कि वो एक्सपोर्ट में अच्छा कर सकें। फर्नीचर में तो बहुत कुछ उम्मीद होती हुई है बजट से, और बजट के बिना ही सब काम नहीं होता, लेकिन बजट साथ साथ लोगों को राहत भी मिलनी चाहिए। बजट वैसा हो ताकि हर आदमी बेयर कर सके उस टैक्स को जो आराम से आसानी से दिया जा सके। फर्नीचर में तो 18% का टैक्स लगता है जीएसटी। हम चाहते हैं कि इसको कम से कम टैक्स दिया जाए ताकि हर आदमी जो घर का फर्नीचर लेता है, शादी ब्याह में देने का रहता है, गिफ्ट करने का रहता है, बहुत जगह होते हैं, हर जगह फर्नीचर के बिना कोई वर्क नहीं होता है। और एक होप रहती है कि हर आदमी उसको अच्छे से परचेस करे, अपनी रेंज के हिसाब से अच्छे से अच्छी चीज़ लेके चले। लेकिन अगर टैक्स में थोड़ी राहत मिल जाए तो लोगों को अच्छा महसूस होगा और एक सरकार के प्रति एक अच्छी सोच आएगी। केंद्रीय बजट से उम्मीद यह है कि जो हम लोग टैक्स में जमा करने में जो देरी हो जाती है ना, तो उसमें जो सरकार हमसे उसमें ब्याज लेती है वो लेती है 1% मंथ, यानी कि साल का 12% लेती है। वहीं अगर हमारा देना बनता है, सरकार हमको जो वापस देती है तो उसमें हमको मिलता है आधा %, यानी कि साल का 6%। तो उन दोनों में समानता होनी चाहिए, दोनों को एक लेवल पे लेके आए तो 6% कर दे। अगर वो 12 हमसे ले रहे हैं तो 12 हमको दे भी, और अगर हमको 12 ले रहे हैं तो 12 दें, 6 दे रहे हैं तो 6 ले भी हमसे। व्यापारियों को तो बजट से उम्मीद रहती है। जब भी बजट का समय आता है व्यापारी इस पे आस लगाए बैठे रहते हैं, और हमारी सोच है बजट अच्छा ही आना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी बजट अच्छा ही था, इस बार भी अच्छा आना चाहिए। लेकिन जहां तक हमारी सोच है, आज भी व्यापारी जीएसटी में बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं, तो इसमें इनको जीएसटी पे थोड़ा सा वो करना चाहिए। कारण क्या है कि जिस समय जीएसटी लाया था उस समय इन्होंने कहा था 1 टाइम लगेगी, लेकिन अभी इन्होंने 4 की कर दिए थे, 4 के बाद इन्होंने लास्ट टाइम 2 कर दिया। 2 में भी किसको फायदा हुआ है? जैसे 28% वाले हैं लग्जरी आइटम्स हैं, उनको 18 मिला दिया। आज मैं हार्डवेयर पेंट्स में काम करता हूँ, आज पेंट्स एक गरीब परिवारों में भी लगता है, रईसों में भी लगता है, तो जो गरीब परिवार है उनपे भी 18% पेंट लग रहा है। तो इसको भी मतलब 1 टाइम लेके ये अगर मतलब 5 या 12 पे ले जाए, सिंगल एक ही जीएसटी लगा दे, तो उसमें मतलब व्यापारियों को बहुत सहूलियत होगी। उम्मीद बहुत अच्छी है, बजट भी बहुत अच्छा आएगा। मैं कपड़े से आता हूँ, समझो कपड़ा 2300 रुपए का है, तो 5% लग रहा है। हमने 2300 रुपए में खरीदी किया, 5% में आया, हमने अपना 10% लगाया तो 2500 क्रॉस हो गया। 2500 क्रॉस होने के बाद रेडीमेड हो जाता है 18%। अब समझो दूल्हा शेरवानी पहन रहा है, दुल्हन घाघरा पहन रही है, 2500 से ऊपर का हो गया तो 18%। ये 5% पे होना चाहिए जीएसटी, 5% पे होगा तो बहुत अच्छा जाएगा। अभी तो फार्मा सेक्टर में जैसे दवाओं पे जो थोड़ी बहुत राहत मिली है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, राहत थोड़ी बहुत ही मिली है, तो जीवन रक्षक दवाओं पे बिल्कुल टैक्स फ्री ही कर देना चाहिए सरकार को। और कुछ दवाओं पे जो स्लैब कम हुए हैं वो स्वागत योग्य है, और कुछ में उन्होंने अभी भी काम करना बाकी है। तो उम्मीदें हैं कि अभी जो कमी रह गई वो जरूर पूरी होगी इस बजट में।